Hey, hi everyone. You're most welcome to my YouTube channel, The Vegetarian Zero. तो आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो थी फिजिक्स की पीवाईक्यू वो आप लोगों ने देखी होगी। और अब हम नया पेपर लाए हैं पीवाईक्यू सीरीज की, जो कि फिजिक्स की है। तो आप लोग ध्यान से इसे करिएगा, और इसमें से डिफरेंशियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं क्वेश्चन का चैप्टर भी बताता चलूंगा, और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी बताता चलूंगा। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है वो फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि 18 मई जो है इसकी लास्ट डेट है, और उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। और जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो 9 जून को होगा। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को 200 क्वेश्चन ही करने रहते हैं। ये नहीं कि 180 का क्वेश्चन करने हैं, और माइनस मार्किंग होती है। और इसकी कट ऑफ जो है, इसमें इस बार नीट वाले बच्चे भी हम शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक इसकी फॉर्म की डेट जो है फिलअप करने की डेट अभी भी चल रही है। तो इस वजह से कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। और पेपर की जो टाइमिंग होगी वो बहुत लोग पूछ रहे थे कि पेपर की टाइमिंग कब से कब तक होगी। जैसे नीट की होती है 2 से 5 नीट की होती है, लेकिन जो दुआसू का पेपर का जो टाइमिंग होता है 9 से 12 का होता है। तो आप लोग इसे ध्यान से, मतलब 9 से 12 बजे तक देना रहेगा 9 जून को, क्योंकि आप लोगों ने अपना सेंटर चूज कर लिया होगा। और इस बार तो एक ही पेपर होगा। पिछली बार जो हम लोगों ने 2023 में दिया था उसमें क्या था, दो दो पेपर होते थे, प्री वुमेन्स करके। लेकिन इस बार क्या सिंगल पेपर होगा, और काफी इसमें कंपटीशन होने वाला है। तो उसी हिसाब से हम लोग बढ़िया से तैयारी करिए। और पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी सेंड कर दिया है। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो वो कृपया करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से पीडीएफ वगैरह पढ़ते रहें। और टेलीग्राम चैनल जो है @मथुरा PVT है, वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। और मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे, @TheVegetarian01। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ते हैं। और सबसे पहले किसी भी चीज को लगाने से पहले उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले दिया इंटरफेरेंस में बी सीन यूजिंग टू इंडिपेंडेंट। तो इसमें से इंटरफेरेंस कब शो करेगा, क्या कौन सी चीज ऐसी यूज करने से, दो चीजें यूज करने से इंटरफेरेंस शो करता है। सोडियम लैंप से तो इंटरफेरेंस नहीं शो करेगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब से, इससे भी नहीं शो करता है। लेजर से कर सकता है, क्योंकि लेजर से ही इंटरफेरेंस शो करता है। हम लोगों ने बोर्ड में भी पढ़ा था, लेजर लाइट मारते थे और उससे इंटरफेरेंस शो होता था। मरकरी वेपर लैंप से इससे भी नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एंड द आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप आर। जिसका फोकल लेंथ दिया गया है, सबसे पहले फोकल लेंथ किसका दिया गया है, ऑब्जेक्टिव का। तो ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, और ये दिया गया है टेलीस्कोप, आई पीस ऑफ टेलीस्कोप का फोकल लेंथ। द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर इनफाइनिटी। तो मैग्निफिकेशन कब निकालना है, जब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, इनफाइनिटी पे। तो इसका फार्मूला होता है, तो इसके मैग्निफिकेशन निकालने का एक फार्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो मैग्निफिकेशन अगर इनफाइनिटी पे निकालना है, तो एफ ओ डिवाइड बाई एफ पी। तो एफ ओ डिवाइड बाई एफ पी, एफ ओ यहाँ पे क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, जो कि टेलीस्कोप का है। ठीक है, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है, एफ ओ जो रखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, वो कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी कि 10। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10। यानी कि हमारा जो मैग्निफिकेशन आएगा 10 आएगा। तो 10 हमारा ऑप्शन बी में दिया है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, तो 10 आएगा इसका आंसर। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला आप लोग को याद रखिएगा, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एफ ओ अपॉन एफ पी। तो यहाँ से आप लोग का लग जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, थर्ड नंबर पे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, या फिर मैग्नेटिक वेक्टर होता है, या फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर नहीं होता। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सिंपल है काफी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है।
तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिससे इसमें क्या होगा कि ट्रांसवर्स वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी ऑप्शन सी सही है। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आसान है। क्या दिया गया है? 160 वाट जो है पावर दिया गया है और 60 वोल्ट उसमें लैंप इज कनेक्टेड टू 60 वोल्ट डीसी सप्लाई। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द लैंप इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा उस लैंप से? जब हमारे पास 160 वाट का पावर दे दिया हो और 60 वोल्ट का लैंप जो कि 60 वोल्ट डीसी से सप्लाई किया गया है, तो उसमें हमें 1 मिनट के अंदर कितना चार्ज जा रहा है ये पूछा है। तो सबसे पहले हम पावर निकालेंगे। तो पावर का फार्मूला जो होता है पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो सबसे पहले पावर हम लोग दे लेंगे। तो देखिए पावर तो हम लोग को दिया गया है, ठीक है, और वी की वैल्यू भी दी गई है, और यहाँ पे हम लोग आर आर यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे आर सबसे पहले रजिस्टेंस निकालते हैं। तो रजिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो आर इक्वल टू आर को हम इधर लेके जाएंगे और पी को इधर लेके आएंगे। आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। ठीक, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 60 दी गई है। ठीक, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, और पावर जो हमें दिया गया था कितना दिया गया था? 160 वाट दिया गया था। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ आ जाएगा समथिंग 22 पॉइंट कुछ आएगा, 22.5 आएगा। ठीक है, तो ये रजिस्टेंस हो गया 22.5 रजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें रजिस्टेंस की वैल्यू निकल गई। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इक्वल टू आई आर। तो अब ओम्स लॉ इसमें लगाएंगे और हमें यहाँ पे करंट निकालनी है। तो वोल्ट पता है, रेजिस्टेंस पता चल गया, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए वी बाई आर कर देंगे। तो वोल्टेज हमें 60 वाट दी गई थी और जो हमें रेजिस्टेंस मिला है वो कितना मिला है? 22.5 मिला है। तो इसे आप लोग अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ एम्पियर में आएगा करंट। तो 22.5 है, तो यहाँ पे कितना लगभग आ जाएगा? समथिंग 2.5 या फिर 6 आएगा, 2.5 के समथिंग आ जाएगा। तो हाँ 2.5 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पे 2.5 एम्पियर क्या आ गया? करंट आ गया। तो और टाइम हमें पता है कितना दिया गया है? टाइम हमें दिया गया है 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड टाइम भी दिया गया है। अब हम जो Q इक्वल टू एन ये हम पढ़े हुए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये सब हमें पता है। और जो आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है कि करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है करंट होता है। तो चार्ज को हम क्यू इक्वल टू एन लिख सकते हैं, और जो आई हो जाएगा हमारा यानी कि एन ई डिवाइड बाई टी हो जाएगा, एन ई डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो है नंबर ऑफ जो रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, और ई की वैल्यू हमें पता ही है, और टाइम तो पता ही है, करंट पता है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आई वो फॉर्म में आया होगा, तो यहाँ से आप लोग वैल्यू पुट करना है और एन की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, तो मैं यहाँ तक रख देता हूँ क्योंकि उन तक यहाँ तक ही कर देता हूँ, और आगे आप लोग कर लीजिएगा, बस आप लोग को वैल्यू पुट करनी है। तो आई वो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस सबसे पहले आप लोग को रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ के फॉर्मूले पे रखना है। उसके बाद हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है वो करंट होता है। तो जो इसका आंसर आएगा हमारा 10 टू पावर 21 के आसपास आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं 5 नंबर पे। इफ ए करंट अलाउड टू पास थ्रू ए सर्किट consisting of two dissimilar metal। तो अगर करंट किसी अलाउ कर रहा है, पास कर रहा है किसी सर्किट से जो कि दो सिमिलर मेटल से जुड़े हुए हैं, देयर इज आइदर इवोल्यूशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, या तो वो इवोल्यूशन कर रहा है या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कर रहा है, या तो हीट निकाल रहा है या हीट अब्जॉर्व कर रहा है। द जंक्शन डिपेंडिंग अपॉन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। जो जंक्शन है डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। दिस इफेक्ट इज नोन एज। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं, और इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो जब करंट पास करता है जंक्शन से, ठीक है, टू डिफरेंट मेटल के जंक्शन से, तो हीट होगा या तो एब्जॉर्ब होगा या तो निकलेगा। ठीक है, दोनों में से एक ही होगा। तो जो जो ये इफेक्ट होता है पेल्टायर इफेक्ट बोलते हैं इसे।
अगर दो दो सिमिलर मेटल है उसके जंक्शन पे या जो करंट जब पास करेंगे तो हीट जो होगा हमारा, ठीक है, या तो इवाल्व होगा या तो एब्जॉर्ब होगा। और इस इफेक्ट को जो बोलते हैं पेल्टियर पेल्टियर इफेक्ट बोलते हैं, तो यानी कि जो हमारा सी आपको चाहिए, ठीक है। ये थॉमसन इफेक्ट और ये जूल इफेक्ट वगैरह नहीं है, ये ऑप्शन सी रहेगा, 5 होगा। तो देखिए थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, द एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटॉन डेवलप इज 1 एंगस्ट्रॉम, जबकि हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 6.6 इंटू 10⁻34 माइनस का 34। तो अब यहाँ से हमें निकालनी क्या है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से इस फार्मूले को पुट करेंगे सारी वैल्यू तो हमें निकल जाएगी। लेमडा की वैल्यू हमें दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होती है 10 टू पावर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू पावर माइनस का 10 होता है, ये होता है ना, यही होता है। तो 10 टू पावर माइनस 10 होता है जो कि मीटर में होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ई इक्वल टू एच सी, ये तो सी जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पहले से पता रहती है, सेम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। और सी की वैल्यू जो होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 10 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा इसमें से, ठीक है। तो आप लोग लगा लीजिएगा, मैं तो पूरा फॉर्मूला बता दिया हूँ, अब यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारा इस आंसर जो आएगा करीब 12.3 के आसपास आएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर तुरंत मिल जाएगा, ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा के। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो जो ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया, थर्मल प्रॉपर्टी, ऑसिलेशन और ग्रेविटेशन, इस सब चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इज, तो इसमें पूछा गया ग्रेविटेशनल फील्ड जो है कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है मैग्नेटिक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक को काट दीजिए। अब नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव में से एक है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, इसमें कुछ दो राय नहीं है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है पूरी कंजर्व होती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। हम चलते हैं 8 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ, ठीक है, मैक्सवेल लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मैक्सवेल लॉ के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी जो उन्होंने दी थी मॉलिक्यूल की, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी होती है। तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसके अकॉर्डिंग जो वी आर एम एस जो होगी सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम जो होगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी होती है सबसे अधिक होती है, फिर एवरेज वेलोसिटी होती है, फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। तो इसमें से लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सबसे पहले जो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी थी, सबसे अधिक जो थी वी आर एम एस थी, वी आर एम एस, इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। फिर वी एवरेज की वेलोसिटी ज्यादा होती है, फिर वी मोस्ट प्रोबेबल की वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो इसमें से देखिए ग्रेटर देन मीन वेलोसिटी, तो मोस्ट प्रोबेबल की जो वेलोसिटी है मीन वेलोसिटी से ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर नहीं है, यानी ऑप्शन गलत है। इक्वल टू दी मीन वेलोसिटी, इक्वल टू तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये दोनों इक्वल वाला गलत होगा। ऑप्शन डी होगा हमारा सही, लेस देन दी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से ये कम नहीं है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो यही पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर में देखिए दिया द फोटोन ऑफ रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ जो दिया गया 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर दिया गया, उसकी एनर्जी पूछी गई है, उसकी वेवलेंथ हमें दी गई है। तो सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 6 में, उसी टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। ठीक, तो एनर्जी जो होती है हमारी क्या होती है, अच्छी भाई लेमडा होती है। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, यहाँ पे जो एच और सी जो हमारा कांस्टेंट है, एच की वैल्यू हमें पता रहती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू जो होती है 3 × 10⁻8 होती है मीटर पर सेकेंड, और एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 होती है, और लेमडा की वैल्यू हमें दी गई है सेंटीमीटर में। ठीक, तो इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, तो या फिर जो भी है 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁻⁻2 हो जाएगा।
अब सारी वैल्यू हमें मिल गई है, एनर्जी आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है एनर्जी निकल जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा और मतलब मैंने तो वैल्यू बता दी है, अब आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा करीब माइनस आएगा 28 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। तो इसे आप लोग लगा लीजिएगा, मैंने तो पूरा फार्मूला बता दिया। ये नहीं कि मत लगा आप मतलब ना लगाइए, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो जीके टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल आर सेम। ये तो मैं दो एग्जाम 3 एग्जाम दिया था 2023 में। ठीक, तो तीनों एग्जामों में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, कि फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल जो होता है वो किसमें सेम होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस में ये सेम होता है। और इसका फार्मूला हम लोग फार्मूले से भी लगा सकते हैं, जो x/5 इक्वल टू f-32 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं इसे, जैसे ये बहुत लोग इसी का फॉर्मूला 9/5x इक्वल टू f-32 ऐसा करके भी फार्मूला, तो ये इसी को इधर कर लेते हैं। और बाकी फार्मूला जो मेन है यही है, x/5 f-32 डिवाइड बाई 9। तो इस फार्मूले को पुट करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू जो होगी सेम आएगी। ठीक है, अगर -40 यहाँ पे पुट करेंगे तो f की वैल्यू भी -40 आ जाएगी। तो इस फार्मूले से लगी, और बाकी सब ये थ्योरेटिकल है, तो हम इसे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, समय नहीं गंवाना, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अब हम आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। तो 10th नंबर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा 2 बार आ चुका है 2000 के एग्जाम में। तो देखिए लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर द इलेक्ट्रॉन एनएच अलाउड ऑर्बिट दे। तो बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनएच ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या सही होगा, इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए ऑर्बिट में, मतलब इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू, यानी कि लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n होना चाहिए। तो जैसे कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू mv होता है, ये लीनियर मोमेंटम होता है। तो P इक्वल टू mv होता है, और mv जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n के। तो यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/n। ठीक है, एंड ऑर्बिट जो होता है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, 1/n। तो यानी कि लीनियर मोमेंटम भी होगा, तो लीनियर मोमेंटम भी जाहिर सी बात होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो ये सही है पहला स्टेटमेंट, ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट, तो ये सही है। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n। तो रेडियस जो है n के प्रोपोर्शनल होता है। तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू n है, ऐसा नहीं होता, रेडियस n के प्रोपोर्शनल नहीं होता। ठीक है, जो रेडियस होता है किसी भी nth ऑर्बिट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के। ठीक, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। थर्ड में काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। तो जैसा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो उस फार्मूले में अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी तो 1/n स्क्वायर आता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि v स्क्वायर जो है n की वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है 1/n के प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पे 1/n हम लिख देंगे v की जगह, तो हाफ m 1/n का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन थर्ड भी सही है। ठीक, तो अब हम आते हैं आगे ऑप्शन नंबर 4 पे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 में क्या दिया, एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू n। तो एंगुलर मोमेंटम इसने बोला क्या, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n दिया गया है। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, mvr होता है, यही होता है एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रेडियस होता है, वो यहाँ पे रेडियस जो होता है n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी जो होता है इनवर्सली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n का स्क्वायर n होता है। इन दोनों को रिलेशन अगर हम लगाएं इसमें, तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, और फोर्थ सही है। अगर हम चाहते तो एक ही बार में चेक कर सकते थे, अगर हम लोग
थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ को अगर देख लेते केवल फोर्थ ऑप्शन को, यानी कि मतलब फोर्थ स्टेटमेंट को, तब भी हम इस पर टिक लगा सकते थे। फोर्थ स्टेटमेंट केवल इसमें दिया गया, अगर वो सही है तो सब सही है, यानी कि इसमें टाइम बच सकता था, लेकिन हमें हमें तो पूरा समझाना है, तो इस वजह से टाइम लगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं। when two sinusoidal wave moving right angle, ठीक है, जब दो sinusoidal wave जो है राइट एंगल पे चल रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, टू ईच अदर सुपर इम्पोज दे प्रोड्यूस, तो अगर वो ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, बीट प्रोड्यूस करेंगे, या इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, या फिर लेसेजियस फिगर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या लिखा, लिसेजियस फिगर, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो ये तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें बीट दिया गया है, और स्टेशनरी वेव दिया गया है, इंटरफेरेंस दिया गया है, लेसेजियस फिगर दिया गया है। लेसेजियस फिगर क्या होता है मैं बताता हूँ सबसे। तो जब दो वेव जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चल रही है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट मोशन होगा इन दो का, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकता है, या फिर सर्कुलर फॉर्म कर सकता है, या फिर पैराबोला फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, कितनी रेशियो में जो हम लोग एसेशन दे रहे हैं, हम मोशन जो हम लोग करवा रहे हैं सिंपल मोशन, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, उस हिसाब से इसमें बनेगा। तो जो लेसिजियस फिगर बनती है इसमें, तो ऑप्शन डी सही है। और लेसिजियस फिगर होती क्या है, जैसे कि दो वेव ऐसे करके कुछ जा रहा है, ठीक, एक इधर से, तो ये लेसिजियस फिगर हो गया। ठीक, आपस में कुछ इस तरह जा रहा है, तो ये लेसिजियस फिगर हो गया। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर पे। तो देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी ना कभी, तो मतलब पूछे कम जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूछे ही नहीं जाते, लेकिन एक दो कभी ना कभी पूछ लेते हैं। तो ईच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, लिस्ट वन, लिस्ट वन में जो है साउंड की प्रॉपर्टी दी गई है, जैसे लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। ठीक है, और लिस्ट टू में क्या दिया गया है, डिपेंड ऑन दी क्वांटिटी, जिस पे डिपेंड कर रहा है वो लिस्ट टू में दिया है। सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर और मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो जो लाउडनेस होता है वो क्या किससे रिलेटेड होता है, लाउडनेस यानी कि लाउडनेस बढ़ रही है घट रही है, यानी कि इंटेंसिटी से रिलेटेड है। तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा, पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ये तो ऐसे गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, तो इसका क्या हो जाएगा, बी। और बी का दो हमारा हो गया, पिच जो है, पिच का जो होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करिए, क्वालिटी जो है वेब फॉर्म पे डिपेंड करता है, तो इसका ये हो जाएगा। 14 नंबर में क्या दिया है, वन ऑफ द कॉज ऑफ द ब्रेथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो इनमें से कौन सा कारण है ब्रेथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, तो ब्रेथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए ड्रॉपलर इफेक्ट कारण होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए, स्पेक्ट्रल लाइन की चौड़ाई के लिए ड्रॉपलर इफेक्ट कारण होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सब रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन डिस्पर्सन ये सब। द स्टेशनरी वेव रिप्रेजेंट जो कर रहा है एक स्टेशनरी वेव, y इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t। अब इसमें बताना द इंटेंसिटी एट सर्टेन पॉइंट मैक्सिमम, तो इंटेंसिटी जो होगा किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, तो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम कब होगा, जब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो होगा थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा जितना ज्यादा रहेगी, तो यानी कि cos kx जो होगा अगर मैक्सिमम है, ठीक है, यानी कि ये थीटा जो है cos kx अगर ये मैक्सिमम है, तो इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम होगी, तो cos kx जो है मैक्सिमम अगर होगी, ऑप्शन ए, तो ये हमारा वो मैक्सिमम होगा। 16 नंबर पे क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। इफ ए बिग ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन, अगर एक बड़ा ड्रॉप ऑफ वाटर है उससे तोड़ा जा रहा है, इनटू स्मॉलर ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉप है, एक बड़ा ड्रॉप है कोई, इसको फर्दर तोड़ के छोटा छोटा ड्रॉप में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, द सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी में क्या डिपेंड मतलब वो आएगा, चेंजेस आएगा। तो जब ड्रॉप, ठीक है, जब एक ड्रॉप ऑफ रेडियस को स्प्लिट करते हैं इन स्मॉलर ड्रॉप में, ठीक है, तो सरफेस एरिया जो लिक्विड की होगी वो इंक्रीज होगी। तो अगर सरफेस एरिया यहाँ के जैसे मान लिया कि ये एक बड़ा सा एरिया था, अब इसको हम छोटे छोटे एरिया में यहाँ पे करेंगे, तो इसकी सरफेस एरिया जो है कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी, तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर रही है तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, जाहिर सी बात है, तो सरफेस एनर्जी यानी कि इंक्रीज करेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अब हम 17 पे जाते हैं। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो किसी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो ये तो सिंपल सी है कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है ई बाई एम होता है।
किसी भी इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के लिए ई बाई एम जो है स्पेसिफिक चार्ज होता है, और स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं क्योंकि कभी ना कभी इसका यूज होता है। तो हम लोगों ने बोर्ड में भी इसको पढ़ा था, 1.76 इंटू 10 to 11 गुलाम पर केजी, गुलाम पर केजी। हाँ, तो यानी कि इसका हम लोग वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन यूनिट यूनिट इंपॉर्टेंट है, गुलाम पर केजी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी गलत है, बहुत लोग सी पे भी मार्क कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा गुलाम पर केजी, गुलाम पर केजी क्यों होगा, क्योंकि नीचे मास दिया गया है, ऊपर हमें चार्ज दिया गया है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो जो होता है स्पेसिफिक चार्ज होता है। ठीक, 18 नंबर पे आते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2k डी वाई बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू एफ नॉट साइन पी टी। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब दी ऑसिलेशन ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें से बताया गया है ऑसिलेटरी मोशन डिस्क्राइब करिए ऑफ द बॉडी इन ए डिसिपेटिव मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स, देन द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज मेजर बाय। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन कैसे मेजर किया जाएगा, ये पूछा गया है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन मेजर किया जाएगा कैसे, रेजोनेंस से। ठीक है, अगर रेजोनेंस ज्यादा है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर में क्या है, ग्राइटिंग, a grating which would be most suitable for constructing a spectrometer, ठीक है, for the visible ultraviolet region should be। तो grating which should be most suitable constructing spectrometer for the visible ultraviolet region। तो इसमें से स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है हमारा, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है किसी भी स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए, या फिर सेपरेशन ऑफ स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, इसमें वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो भी मेजर किए जाते हैं। तो इसमें से पूछा गया, जब हम ग्राइटिंग करवाते हैं मोस्ट सुटेबल कॉन्स्ट्रक्टिंग स्पेक्ट्रोमीटर से, तो विजुअल फॉर द विजुअल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए, ठीक है, तो कितना वो लाइनिंग निकलती है वहां से। तो जैसे मान लिया एक प्रिज्म है, यहाँ पे जब वो पड़ती है तो ऐसे स्पेक्ट्रम निकलती है। तो ऐसे पूछा गया है कि विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए कितनी स्पेक्ट्रल लाइन निकलती है। तो इसके लिए कितनी लाइन निकलती है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख। तो 10 लाख लाइन्स पर सेंटीमीटर निकलती है विजिबल और अल्ट्रावायलेट के लिए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख। ठीक, तो 10 लाख लाइन पर सेंटीमीटर निकलती है वहां से, विजुअल और अल्ट्रावायलेट रीजन से। अब हम आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर में क्या दिया गया, डैम्पिंग ऑन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हैज। तो डैम्पिंग ऑन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, डैम्पिंग करने से कोई इफेक्ट पड़ता है, तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर डैम्पिंग जो होगा अगर लेस रहेगा, तो शार्पनेस जो होगा रेजोनेंस का ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी सही है। सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल कौन सी होती है, तो सुपर कंडक्टिव मटेरियल जो होती है, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होती है वो सुपर कंडक्टिव मटेरियल होती है। फेरोमैग्नेटिक नहीं होती है, फेरो इलेक्ट्रिक तो नहीं होती है, पैरामैग्नेटिक भी नहीं होती। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी, डायमैग्नेटिक जो होता है वो सुपर कंडक्टिव मटेरियल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, तो पीवाई को हल्के में मत लीजिए, पूरा लगा के देंगे। 22, इफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी एन एंड रिलैक्सेशन टाइम जो दिया गया है, टाउ दिया गया है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर में भी एक्सप्रेस है। तो हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताना है जब हमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी गई है एम और रिलैक्सेशन टाइम टाउ दिया गया है, और द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर में भी, तो इसको एक्सप्रेशन के साथ करना है। तो जो रेसिस्टिविटी होती है हमारी, सबसे पहले रेसिस्टिविटी देखते हैं। रेसिस्टिविटी कैसे निकलती है, रेसिस्टिविटी होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ई, और इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि एन। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी यहाँ से निकल जाती है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है,
और कंडक्टिविटी जो होती है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी हमें निकालना है, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी कर देंगे। तो यानी कि इसको 1 अपॉन अगर रेजिस्टिविटी करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, कंडक्टिविटी निकल जाता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमें निकालना है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे 1 अपॉन, तो यानी कि जो हमारा ये वैल्यू होगी, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी और नीचे चली जाएगी। तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी नंबर सही है। ठीक, अब हम बातें हैं 23 नंबर पे। 23 में क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। द स्पेसिक द स्पेसिंग द स्पेसिंग बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ए क्रिस्टल इज 4 एंगस्ट्रॉम। इट इज फाउंड दैट फर्स्ट ऑर्डर ब्राग रिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे जो दिया गया है एट एंगल ऑफ 30 डिग्री पे, द वेवलेंथ पूछा गया है एक्सरे की। तो एक स्पेसिंग द स्पेसिंग बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ क्रिस्टल इज 4 एंगस्ट्रॉम। तो स्पेसिंग, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन के बीच का जो क्रिस्टल दिया गया है 4 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। इट इज फाउंड द फर्स्ट ऑर्डर ब्राग रिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यहाँ से देखिए, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये मेरे लिए भी थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे। बाकी मतलब कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन हार्ड पूछ ही लेते हैं। तो ब्रेक्स फार्मूला जो है आप लोगों ने पढ़ा है, ये थोड़ा एनसीईआरटी में तो मतलब बेसिकली सब चीजें दी गई है, बहुत ब्रॉड होता है एनसीईआरटी। तो बेसिकली ये जो लगाया गया क्वेश्चन क्या नाम है, ब्रेक्स फार्मूले से लगाया गया है। तो ब्रेक्स फार्मूला जो होता है हमारा, तो क्या होता है, 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा, 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा होता है। तो ये हमारा हो गया एन लेमडा। तो जहाँ यहाँ पे जो एल 2d जो दिया गया, डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टिंग प्लेन दिया गया है, वी कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 2d sin थीटा डिस्टेंस दिया गया, तो डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 4 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक, तो 2 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 हो गया। ठीक, थीटा की वैल्यू अगर हम 30 लेते हैं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हो जाएगी। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, लेमडा निकालना है, ठीक है, इक्वल टू लेमडा। और एन की वैल्यू जो है मोनोक्रोमेटिक के लिए 1 होती है, तो लेमडा की वैल्यू निकालना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका 4 एंगस्ट्रॉम आंसर फिर आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही हो जाएगा। तो सिंपल सा फार्मूला है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं था। तो ब्रेक्स लॉ के यहाँ पे दिया गया ब्रेक्स लॉ। तो ब्रेक्स लॉ जो होता है उसका जो फार्मूला होता है 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा, एन लेमडा। तो यहाँ पे एन जो है, यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे दिया गया है। अगर यहाँ पे डाइक्रोमेटिक दिया होता तो 2 लेते, मोनोक्रोमेटिक दिया गया तो एन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, वेवलेंथ 2d sin थीटा। यहाँ पे डी जो है डिस्टेंस है, ठीक है, स्पेस बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन के बीच का जो क्रिस्टल दिया गया है उसका डिस्टेंस है। तो डी की वैल्यू 4 एंगस्ट्रॉम रखेंगे, 4 एंगस्ट्रॉम यानी 4 इंटू 10⁻⁻10 रखेंगे। साइन 30 यहाँ पे डिग्री दी गई है, 30 डिग्री सेल्सियस। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और एन लेमडा यानी कि लेमडा, एन की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लेमडा हो गया। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, हमारा 4 इंटू 10⁻10 बचेगा, तो यानी कि 4 एंगस्ट्रॉम। ये ऑप्शन सही है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। हम चलते हैं 24 नंबर पे। तो 24 में देखिए क्या दिया, एन आइडियल गैस जो है अलाउ कर रहा है एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम, जो कि एक्सपेंड कर रहा है वैक्यूम के अगेंस्ट में, इन रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर द गैस अंडरगो। और अगर रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर है तो उसमें गैस कहाँ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी या फिर डिक्रीज करेगा इन इट्स इंटरनल एनर्जी, या फिर ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा ईच टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो 24 का पूछा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये 24 वाला। तो अगर हम वैक्यूम के लिए प्रेशर जो देखते हैं वो 0 होता है, किसी वैक्यूम में प्रेशर कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर वैक्यूम में प्रेशर 0 है तो वर्क डन जो होता है हमारा, वर्क डन वहां पे P इंटू डेल्टा V हो जाएगा। तो हमारा अगर प्रेशर 0 है तो यानी कि ये वर्क डन भी 0 हो जाएगा वहां पे ना, तो जाहिर सी बात हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, तो अगर वर्क डन भी यहाँ पे 0 हो जाएगा वो तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो कहता है हीट जो होता है, हीट जो हमारा होता है किसके इक्वल होता है, टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होता है।
तो यहाँ पे अगर वर्क डन 0 है तो यानी कि हीट जो होगा हमारा वो टोटल इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो अगर हम मतलब बराबर कर दे रहे हैं तो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस जो होगा अंडर को ना इतना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, यानी कि सेम कर रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि सेम हो रहा है ना। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, द पोलराइजेशन वेक्टर पी फॉर द डाइलेक्ट्रिक प्लेस डाइलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन बाय। तो रिलेशन बिटवीन पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर और डाइलेक्ट्रिक प्लेस अगर किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका उसके बीच का वो पूछा गया रिलेशन क्या होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रिलेशन पूछा गया। तो जो डाइलेक्ट्रिक जो है उसके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पी कैप प्लस पी कैप, पोलराइजेशन वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर को जोड़ेंगे, ठीक है, तो डी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा हमारा पोलराइजेशन वेक्टर प्लस टी वेक्टर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई, ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई फॉर मटेरियल दिया गया है विच इज वन हाफ टाइम ऑफ रिजिडिटी ऑफ कोफिशिएंट बीटा, द पॉइजन रेशियो विल बी। तो इसमें पूछा गया मॉडुलस जो है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वाई दिया गया है और ये किसी मटेरियल से बना हुआ है, दिया गया है, ठीक है। और ये वन एंड हाफ टाइम जो है ये इक्वल है रिजिडिटी ऑफ कोफिशिएंट बीटा के, ठीक है। तो इसको सबसे पहले रिलेशन में हम लाएंगे कि यंग मॉडुलस जो है ये वन वन एंड हाफ टाइम बीटा के बराबर है, ठीक है। यानी कि यंग मॉडुलस जो है, यंग मॉडुलस जो है वो बराबर है जो कि इलास्टिक क्या नाम रिजिडिटी ऑफ कोफिशिएंट के बराबर है 1/2 टाइम। तो इसे हम और फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3/2 बीटा आ जाएगा। तो यंग मॉडुलस 3/2 रिजिडिटी ऑफ कोफिशिएंट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन मिल गया हमें। अब हम जो रिलेशन लाते हैं, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट एंड पॉइजन रेशियो के बीच में एक रिलेशन होता है, हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें याद रहना चाहिए। यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, टू एन टू एन वन प्लस पॉइजन रेशियो ईटा, सॉरी एन नहीं, ये ईटा है। तो यंग मॉडुलस जो होता है टू ईटा ब्रैकेट में वन प्लस पॉइजन रेशियो, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यंग मॉडुलस अभी हमें पता चला 3/2 ईटा होता है, ठीक है, ये ईटा है 3/2 ईटा। तो यहाँ पे हम यंग मॉडुलस की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, 3/2 ईटा, 3/2 ईटा रख देंगे इक्वल टू टू ईटा वन प्लस पॉइजन रेशियो। हमें बेसिकली पॉइजन रेशियो यही निकालना है। तो हमें अब ईटा यहाँ से ईटा ईटा कट जाएगा और 3/2 और ये यहाँ पे आके 3/4 बना देगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये सिंपल से हो जाएगा 3/4 इक्वल टू वन प्लस पॉइजन रेशियो, ठीक। अब यहाँ से हम पॉइजन रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकलेगा, वन को इधर हम लेके जाएंगे तो ये वन माइनस हो जाएगा 3/4 इक्वल टू ईटा। अब इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इधर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 4/4 - 3 यानी कि 1/4। तो 1/4 हमारा जो आएगा वो पॉइजन रेशियो होगा, ठीक, 1/4। तो इसका ये आंसर हो गया। इसे हम फर्दर बता देते हैं कि कैसे मैंने किया। तो सबसे पहले हम लोग को ये बताया गया है कि एक मॉडुलस जो है इलास्टिसिटी किस मटेरियल की है, ठीक है, वो वाई है, ठीक है। वो किसके इक्वल है, रिजिडिटी या कोफिशिएंट जो ईटा दिया गया है उसके हाफ है, वन एंड हाफ टाइम इक्वल है। तो इसका रिलेशन एक मिल गया हमें ये, ठीक। अब इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जो यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी होगा 3/2 ईटा हो जाएगा। अब हमें जो इन तीनों के बीच में रिलेशन एक फार्मूला होता है यंग मॉडुलस और रिजिडिटी ऑफ कोफिशिएंट और पॉइजन रेशियो के बीच में। तो यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है टू ईटा वन प्लस पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है एक बार मैं सही से लिख देता हूँ, टू ईटा वन प्लस पॉइजन रेशियो, तो इस फार्मूले पे लगेगा। अब यहाँ पे जो हमें एक मॉडुलस दिया गया है, ये एक मॉडुलस हम ये रिलेशन से हम ये जो एक मॉडुलस 3/2 ईटा है यहाँ पे ये रख देंगे 3/2 ईटा, फिर इसको हम ईटा ईटा काट देंगे यहाँ पे। फिर जो हमारा
जो हमारा ई टाइट अगर जाएगा 2 से नीचे आ जाएगा 2 तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 इक्वल टू 1 प्लस पॉइजन रेशियो। अब पॉइजन रेशियो को वही रहने देते हैं, 1 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ठीक है, तो 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस में, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फार्मूले बेस्ड रहते हैं। देखिए आपने एक फार्मूला लगाया और आंसर मिल गया, तो इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंटली पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते नीट की तरह की, मतलब। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन सी। पढ़ते हैं 27 नंबर पे। तो 27 में क्या दिया गया, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल यूनिट। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है? तो न्यूटन जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ठीक है, न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ फोर्स विच इज नॉट फंडामेंटल, ऐसा यूनिट। ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन, फंडामेंटल यूनिट नहीं है। कैंडेला, केल्विन और एम्पियर ये फंडामेंटल यूनिट है। यानी कि ऑप्शन जो है सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। और वीडियो को ये पेंट करते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग को देखने में दिक्कत होगी। तो आप लोग बढ़िया से इसे कर लीजिएगा। और जो मैं इसका पीडीएफ को शेयर कर दिया हूँ पहले ही, तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को डुआसू के वीडियोज मिलते रहे डेली टू डेली। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।